फ्रेंड्स, आज की क्लास से हम लोग सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ कवर करेंगे। तो हम सबसे पहला जो चैप्टर उठा रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बैलेंस शीट और पी&एल सीख लेंगे कंपनी का, तो वो बाकी चैप्टर्स पे भी हमारे लिए यूजफुल होगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में अब स्टडी मटेरियल में कुछ लॉ की चीजें दे रखी है। कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ये सब चीजें। तो ये डेफिनेशंस पर हम नहीं जाते, ये आप लॉ में ऑलरेडी पढ़ रहे हो। हम सीधा शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस किस को कहा जाता है, देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और देखिए पी&एल अकाउंट नॉर्मल के लिए, लेकिन अगर किसी का एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, और लास्ट में इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए जो इनके डिस्क्लोजर्स होते हैं और नोट्स होते हैं, एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अबव आइटम्स। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो बैलेंस शीट के फेस पे जैसे बोरिंग्स आ गया, अब वो बोरिंग्स कहाँ कहाँ से है वो हम नीचे नोट में दिखाएंगे, तो उसके लिए ये लिखा है एक्सप्लेनेटरी नोट। समझ में आई बात? अच्छा, ये क्या है? प्रोवाइडेड दैट 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी बीइंग अ स्टार्टअप। प्राइवेट कंपनी कौन सी? जो स्टार्टअप है, मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सब में और चीजें, ठीक है, बाकी सब में कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह सब बनेगा। ठीक है, लेकिन इन कंपनीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलावा बाकी सारी चीजें बनेगी, बैलेंस शीट, पी&एल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है। अब देखिए प्रोविजंस कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं। अगर किसी कोई ऐसी इंडस्ट्री में जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है, और उस एक्ट में उनकी स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट दे रखा है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के कैसे स्टेटमेंट्स बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें इंश्योरेंस एक्ट में ही बताया हुआ है। ऐसी बैंकिंग के लिए अलग एक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग एक्ट है जिसमें उसकी क्या स्टेटमेंट्स बनेंगी, शेड्यूल्स बनेंगे, वो उसमें बता रखे हैं। तो अगर एक्ट में कुछ बता रखा है तो फिर वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा है स्पेसिफिक एक्ट इज एप्लीकेबल। अगर वो ऐसी इंडस्ट्री में है जिस पर स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल होता है और वहां पर कुछ बता रखे हैं स्टेटमेंट्स, तो फिर उस तरीके से बनेंगे। तो लाइक इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्सेट्रा, फॉर्मेट एज पर एक्ट इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो वो जो उस एक्ट में होगा उस हिसाब से फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेशल इंडस्ट्री हो गई, तो वहां पर जो हम यहाँ पर नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके इतर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखानी उनको जरूरी होती है। ठीक है। इन केस ऑफ ऑल अदर कंपनीज, बाकी कंपनीज के केस में क्या होगा? फिर बाकी कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट पी&एल का, वो वाला फॉर्मेट एप्लीकेबल हो जाएगा बाकी कंपनीज में। तो यहां तक क्या समझ में आया कि अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसमें आप पे एक स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल है और उस एक्ट में बता रखा है कैसे बनाना है, तो उसके हिसाब से बनाओ। नहीं बता रखा कुछ अलग से, तो फिर इसमें आ जाओ शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट के। समझ में आई बात? शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, डिवीजन 1 जो है, इसमें 3 डिवीजन है हम लोगों के सिलेबस में। डिवीजन 1 है, डिवीजन 1 इज फॉर कंपनीज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए कुछ क्राइटेरिया होता है कौन सी कंपनीज को, जो लिमिट दे रखे जिनको इंड एस फॉलो करने हैं। तो ठीक है, उसके अलावा बाकी कंपनीज क्या फॉलो कर सकती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है उनके लिए ये वाला बैलेंस शीट पी&एल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है, हमारे सिलेबस में इंड एस नहीं है, वो फाइनल में आएंगे। समझ में आई बात? तो जो जब इंडियस वाला फॉर्मेट होगा तो इंडियस की बैलेंस शीट पी&एल हम लोग फाइनल में ही पढ़ेंगे। तो डिवीजन 1 जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं उसका कैसे बैलेंस शीट पी&एल बनता है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से। ये नोट क्या कहता है? इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन फॉर्मेट रिक्वायरमेंट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्रेफरेंस स्पेसिफिक एक्ट को देनी है,
सेकंड प्रेफरेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और थर्ड प्रेफरेंस देनी है शेड्यूल 3 को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें गवर्नमेंट ने बताया कि आपको ये स्पेशल चीज दिखानी पड़ेगी। क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मेडिकल लाइन है, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स के अकाउंट्स बन रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया किसी नोटिफिकेशन किसी एक्ट में कि आपको जो गवर्नमेंट आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना गवर्नमेंट की है, उसके तहत आपने कितने वहां पर ट्रीटमेंट करे उसको आप अलग से अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे, पीएनएल में दिखाओगे, ठीक है। ये उनको स्पेशल एक्ट में बता दिया गया है। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि शेड्यूल 3 में तो ऐसा कोई लाइन आइटम ही नहीं था इसलिए हमने नहीं करा। नहीं, स्पेसिफिक एक्ट सबसे ऊपर है। अगर आपको वहां पर कुछ बताया हुआ है कि स्पेशल ये चीज आपको दिखानी है तो पहले वो दिखाएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद आता है शेड्यूल 3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चीज है, कहने का मतलब कुछ अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात, ठीक है, बैलेंस इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ है, शेड्यूल 3 में कुछ है और एक्ट में कुछ है, तो सबसे ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, एक्ट, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके बाद एप्लीकेबल होगा शेड्यूल 3। समझ में आई बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम्स के लिए, जैसे राउंडिंग ऑफ। अब टोटल इनकम अगर लेस देन 100 करोड़ है, ठीक है, तो एग्जैक्ट फिगर्स में हमारे को नहीं बैलेंस शीट पीएनएल बनाने, हमारे को राउंडिंग ऑफ करनी होगी। अगर 100 करोड़ से कम की इनकम है तो राउंडिंग ऑफ कैसे करनी पड़ेगी, नियरेस्ट 100 में, 1000 में, लाख में या मिलियन में, और डेसिमल दे रहा हूं। अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो टू द नियरेस्ट लाख, मिलियन, करोड़ और डेसिमल्स दे रहा हूं। समझ में आ गई बात। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल के फॉर्मेट की। देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है। आपने नॉर्मल बैलेंस शीट्स बनाई होंगी जो हॉरिजॉन्टल बनती है, पहले लायबिलिटी अमाउंट फिर असेट्स अमाउंट ऐसे करके आता था, वो हॉरिजॉन्टल व्यू हो गया। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट पे बनती है, पहले लायबिलिटी आता है उसका टोटल लगता है, उसके बाद फिर असेट्स आता है। अब लाइबिलिटी साइड में, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पर पहले एक ओवरव्यू लेते हैं फिर डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे। लाइबिलिटी साइड का की हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके अंदर 4 मेन हेड्स होते हैं। कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। समझ में आ गई बात। तो ये 4 मेन हेड्स हो गए, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। फिर इसके अंदर सब हेड्स वगैरह भी होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, जैसे शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। फिर आती है असेट्स। असेट्स में 2 मेन हेड है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। फिर इनके अंदर होते हैं सब हेड्स अपने, ठीक है। तो इस ऐसे बोला जाता है इनको मेन हेड्स और सब हेड्स। आइए अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। जो लाइबिलिटी साइड है उसका नाम रखा गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आप जो 11th में या उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे उसमें ऊपर लिखते तो थे हम लाइबिलिटीज, लेकिन नीचे ओनर की कैपिटल भी आती थी। ओनर की कैपिटल भी लिखते थे ना हम लाइबिलिटी साइड में ही, ये मान के कि ठीक है कैपिटल भी एक इंटरनल लाइबिलिटी है। यहां पर उसको और अच्छे से करा गया कंपनीज एक्ट में, कहा कि नहीं, लाइबिलिटी के साथ साथ क्योंकि शेयर होल्डर का भी पैसा है, ठीक है, ओनर्स का भी पैसा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आ गई बात समझ में। इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा। अब उसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में, ठीक है, शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड है। पहला है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। पहला क्या था, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या दिखाएंगे, देखिए हम ना एक एग्जाम ओरिएंटेड वे से चलेंगे, जो जो आप हमारे एग्जाम्स में रेलेवेंट है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके गाइडेंस नोट पे जाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो 200 से ज्यादा पेज का तो गाइडेंस नोट है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे तो वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग केवल उतना उतना कर रहे हैं जितना आपके एग्जाम्स में आएगा। सबसे पहला सब है शेयर कैपिटल। अब देखिए शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें शो करनी होगी, आपके कौन कौन से टाइप के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। फिर सभी क्लासेस शो करनी होगी। क्लासेस मतलब हो गया जैसे 5 रुपए वाला, ठीक है, 2 रुपए वाला शेयर, ठीक है, 10 रुपए वाला शेयर, जो भी क्लासेस के आपने शेयर, ठीक है, इशू कर रखे हैं सबको अलग अलग दिखाना है। कितनी आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है,
कितनी इशू करी उसमें से और कितनी लोगों ने सब्सक्राइब करी, ये सारी चीजें हमारे को शो करनी होगी। तो एक बार यहाँ पर देखिए मैंने R3 करके लिखा है, रिमेंबर पॉइंट नंबर 3 है ना। तो रिमेंबर पॉइंट 3 पर चलते हैं। रेलेवेंट चीजें मैंने यहां पर लिख दी आपको। डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल द नंबर ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस अटैच्ड टू शेयर्स, शेयर से कोई राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस अटैच्ड हैं तो वो बतानी है। शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स, 5% से ज्यादा किस पे शेयर्स हैं उनके सबके नाम देने हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात। और प्रमोटर की कितनी शेयर होल्डिंग है वो डिस्क्लोज करनी है। तो ये सारी चीजें ठीक है शो करनी है शेयर कैपिटल के साथ। ठीक है, तो बाय वे ऑफ नोट हो जाएगी ये शो। फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, इंपॉर्टेंट है ये, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑन विच बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, जब बैलेंस शीट बना रहे हो उससे 5 साल में अगर ऐसा कुछ हुआ है जो भी हम डिस्कस करेंगे तो वो भी वहां पर डिस्क्लोज करना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या? शेयर्स अलॉटेड विदाउट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है, बदले में कैश नहीं मिला और फिर भी आपने शेयर्स अलॉट किए हुए हैं। शेयर्स इशूड बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स, आपने बोनस इशू करे, ठीक है, बोनस शेयर्स, या शेयर्स बॉट बैक, या कोई बायबैक हुआ है शेयर्स का, तो कोई बायबैक हुआ है या बोनस शेयर्स बांटे या फिर अदर देन कैश में आपने शेयर्स इशू करे हुए पिछले 5 साल में, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया शेयर कैपिटल, पहला सब हेड शेयर होल्डर फंड्स का। दूसरा इसमें आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस दो नाम है। तो रिजर्व्स, सारे रिजर्व्स दिखाने होंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और कुछ जब रिडम्पशन होती है जैसे प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम होते हैं तो सीआरआर बनता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनता है। ये सारी चीजें रिजर्व्स के अंदर आ गई। एंड सरप्लस, ये इंपॉर्टेंट है। सरप्लस का मतलब हो गया जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में बैलेंस बच गया, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। अगर सरप्लस हुआ तो यहां पर दिखा देंगे प्लस करके, अगर नेगेटिव हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ पीएनएल में, तो माइनस करके दिखा देंगे। ठीक है, पहले के जमाने में असेट साइड में ले जाते थे डेबिट बैलेंस इन पीएनएल, लेकिन अब ऐसा नहीं करते, अब हमारे को इसको ठीक है एडजस्ट कर कर दिखाना होगा। तो शेयर, तो इंक्लूड कैपिटल रिजर्व, डीआरआर, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो शेयर्स अगर प्रीमियम पे इशू करे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है। शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एम्प्लॉयज को जो शेयर्स ऑप्शन देते हैं वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। सरप्लस इन पीएनएल इज एडेड व्हाइल डेबिट बैलेंस इज शोन एज डिडक्शन हियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना आप, डेबिट बैलेंस जो होता है वो माइनस करके दिखाते हैं। तीसरा हो गया, तीसरा सब हेड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देखिए जैसे अमेजोन के वाउचर होते हैं ना, कि आपको अगर 10,000 रुपए के अमेजोन का वाउचर मिल गया, तो वाउचर मिलने का क्या मतलब है, आप इससे 10,000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। तो शेयर वारंट भी उस तरीके से है कि हमने किसी को वारंट, शेयर वारंट दे दिए, मतलब उसके पास राइट है हमारे शेयर्स अक्वायर करने का। वो जब चाहे, जब उसको सुटेबल हो, वो हमारे शेयर्स ठीक है सब्सक्राइब कर सकता है वारंट के बदले में। ठीक है, एक तरीके का वाउचर हो गया शेयर्स के लिए। तो ये कहलाएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली बनना क्या है, शेयर ही, इसलिए शेयर होल्डर फंड में दिखा रखा है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट मेन हेड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी मिली हुई है कंपनी को, लेकिन अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है। देखिए पैसा आ गया, आपने एक एंट्री पड़ी हुई ना स्टार्टिंग में होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ रखा है, अभी उनको शेयर्स अलॉट होना बाकी है, तो यहां आ जाएगा पेंडिंग अलॉटमेंट। लेकिन अगर कुछ पैसा ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, तो जिनके शेयर्स आपको, जिनका पैसा वापस करना है, जिनको आप शेयर्स नहीं दे सकते, वो यहां नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप, वो तो फिर लाइबिलिटीज में जाएगा, और अगर आप अभी अगले साल तक दे दोगे तो वो करंट लाइबिलिटी में जाएगा। समझ में आई बात? तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वो है कि आपको शेयर्स इनको अलॉट करने हैं, अगर नहीं करने तो यहां मत लिखना। ठीक है, अब तीसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर चौथा होता है करंट लाइबिलिटी। क्या डिफरेंस होता है नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी में, और क्या डिफरेंस होता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में? ठीक है, हम लोग वैसे तो 11th से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि करंट लाइबिलिटी वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर हम पे कर देंगे। ठीक है, और ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी वो जो 1 साल से लंबी चलेगी। कुछ हद तक बिल्कुल ठीक भी है ये बात। और करंट एसेट वो जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में रियलाइज हो जाएंगे, और जो उसके बाद होंगे वो नॉन करंट एसेट कहलाते थे। लेकिन
और डिटेल में पढ़ते हैं कि करंट असेट क्या होता है। एन असेट इज क्लासिफाइड एज करंट इफ, करंट कब कब कहलाएगा, वो तो केवल एक कंडीशन हुई जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ऐसी असेट जो रियलाइज हो जाएगी, ठीक है, कब, कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कंपनी कब पैसे लगाती, कंपनी का पूरा प्रोसेस जो है, कंपनी कब पैसे उसमें इन्वेस्ट करती है और कंपनी को कब पैसे वापस आ जाते हैं। जैसे होता है ना कि कोई कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए का सामान भरना पड़ता है अपनी दुकान पर और रियलाइज होते होते 3-4 महीने लग जाते हैं ये सामान खत्म होने में। जो 1 लाख रुपए का मैं आज लेके आया हूँ दुकान पे, उसमें 3-4 महीने लग जाएंगे, ये सारा सामान चला जाए, लोगों से पैसा आ जाए, 4 महीने खर्च, तो 4 महीने क्या हो गया उसकी ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे बड़ी ऑपरेटिंग साइकिल जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की होगी, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर रॉ मटेरियल से वो क्या बनेगा, डब्ल्यूआईपी में जाएगा, डब्ल्यूआईपी से वो फिनिश्ड गुड बनेगा, फिनिश्ड गुड के बाद अगर किसी ने खरीदा क्रेडिट बेसिस पर तो वो डेटर बन गया, फिर डेटर से बाद में पैसा रियलाइज होगा। तो पैसा हमने कब लगाया और कब मिला, ठीक है, लंबा टाइम हो गया। ठीक है, ये सारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल अगर नहीं दे रखी या नहीं डिटरमाइन की जा सकती तो 12 महीने की मानी जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की मानी जाएगी, जनरली 12 महीने की। तो अगर कोई असेट ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन रियलाइज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, करंट। ठीक है, या फिर और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट जब बैलेंस शीट बन रही है उसके 12 महीने के अंदर अंदर अगर रियलाइज हो जाएगी तो भी वो क्या कहलाएगी, करंट असेट। या तो ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन हो जाए या 12 महीने के अंदर हो जाए, अभी एक एग्जांपल देखेंगे हम। ठीक है, तो भी वो क्या कहलाएगी, करंट असेट। या फिर, ठीक है, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिजनेस करने के लिए ही रख रखी है। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ये आपने ट्रेड करने के लिए, सेल करने के लिए ही रख रखी है। इसका मतलब स्टॉक, अगर फिनिश गुड्स आपके पास हैं, ठीक है, आपका जो स्टॉक रखा है, चाहे वो आपका 12 महीने से ज्यादा में बिके या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा में बिके, है तो वो बेचने के लिए, तो वो कभी भी नॉन करंट नहीं होगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा, करंट असेट। आ गई बात समझ में? और इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, वो कैश या कैश इक्विवेलेंट है अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नॉर्मली क्या होगा, करंट असेट। लेकिन अगर, ठीक है, सीज कर रखा है, जैसे इनकम टैक्स के कहने पर बैंक वालों ने आपका अकाउंट सीज कर दिया और अभी इनकम टैक्स ने कहा कि 2 साल तक अभी इसकी वो चलेगी, तो 2 साल तक जब तक असेसमेंट पूरी नहीं होती तब तक ये इसका अकाउंट सीज है। तो आपको रिस्ट्रिक्शन हो गई, आपका पैसा तो है लेकिन आप उसको खुद यूज नहीं कर सकते 2 साल तक, तो ये क्या हो गया, ये करंट नहीं कहलाएगा, ये नॉन करंट एसेट हो गया। समझ में आई बात? तो इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date। ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है 12 महीने से ज्यादा की तो बात और है, अदरवाइज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी क्या है, एक करंट एसेट कहलाएंगे। तो आई होप आप लोगों को करंट एसेट की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो करंट एसेट क्या हुए, जो या तो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाए या 12 महीने के अंदर रियलाइज हो जाए या फिर वो ट्रेड करने के लिए ही रखे हो या फिर वो कैश और कैश इक्विवेलेंट हो। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ऑपरेटिंग साइकिल असेट टू बी रियलाइज्ड विद इन। ठीक है, कितने में, ठीक है, कितने महीने में वो रियलाइज होना एसेट, तो क्या बनेगा, वो करंट या नॉन करंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 16 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है कंपनी की, असेट रियलाइज हो जाएगा 14 मंथ्स में, क्या बना, करंट कहलाएगा बिल्कुल। ऑपरेटिंग साइकिल है 16 मंथ्स की, असेट रियलाइज होगा 17 मंथ्स में, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा में हो रहा है, क्या कहलाएगा, नॉन करंट। ऑपरेटिंग साइकिल है कंपनी की 10 मंथ्स की, असेट रियलाइज होगा 11 महीने में। अब 11 में होगा, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है लेकिन 12 महीने से तो कम है,
ठीक है, असेट टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, तो फिर ये भी क्या बन गया, करंट। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। 10 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है, 9 महीने में रियलाइज हो जाएगा असेट, तो करंट है। समझ में आई बात? तो या तो 12 महीने में हो जाए या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में हो जाए तो वो करंट एसेट कहलाता है। ऐसी करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, तो फिर नॉन करंट एसेट क्या हुए? जो करंट एसेट नहीं बन पाए वो सब क्या बन जाएंगे, नॉन करंट एसेट। अ लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट इफ, लाइबिलिटी को हम कब करंट मानेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। आप उसकी सेटलमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन कर दोगे। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स की है तो आप 14 मंथ्स पे भी करोगे तो भी करंट है वो। ठीक है, और इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, या फिर 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, आप इसको सेटल कर दोगे जब बैलेंस शीट बना रहे हो उसके, ठीक है, 31 मार्च की अगर बैलेंस शीट बन रही है तो 31 मार्च के 12 महीने के अंदर अंदर। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। अब असेट में तो समझ में आता है स्टॉक रखा हुआ है, यहां पर कैसे हो सकता है कि लाइबिलिटी भी कोई ट्रेड करने के लिए रखी होता है? आप ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, अकाउंट्स में भी आगे चल के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में आएगा। डेरिवेटिव होते हैं, आपने नाम सुने होंगे स्टॉक मार्केट में से, डेरिवेटिव, ठीक है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सब होते हैं। तो उसमें ये लाइबिलिटी बनती है, वो ट्रेडिंग के लिए ही रखी रहती है, ये उसके लिए दे रखा है। ठीक है, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया। ठीक, या फिर द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट। कंपनी के पास कोई अनकंडीशनल, बिना कोई कंडीशन का कोई हक नहीं है डेफर करने का सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये कह रहा है कि कंपनी के पास कोई ऐसा हक नहीं, कोई लाइबिलिटी है हमारी, तो किसी ने मांगे पैसे की दे दो, हमने कहा नहीं अभी नहीं दे रहे, हम 1.5 साल बाद देंगे। तो अगर आपके पास ये राइट है, आप उसको 1.5 साल तक डेफर कर सकते हो, तो उसको करंट, ठीक है, अगर आप उसको कर सकते हो तो वो फिर करंट नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, नॉन करंट, क्योंकि आपके पास एक राइट आ गया, अनकंडीशनल राइट, बिना किसी कंडीशन का राइट आ गया डेफर करने का। लेकिन अगर नहीं है ऐसा कोई राइट, उसने मांगे और आपको देने हैं, ठीक है, पेबल ऑन डिमांड होते हैं कई लोन्स, कि सामने वाले ने जिस लोन दिया और वो डिमांड पर, जैसे उसने डिमांड किया हमारे को पे करना पड़ेगा, ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी। तो कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट, अगर राइट है डेफर करने का 12 महीने से आगे तो फिर वो नॉन करंट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये थी हमारी करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन। आइए अब हम बात कर रहे थे नॉन करंट लाइबिलिटीज की। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला हेड, ठीक है, पहला सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे बोरो कर रखे हैं। R5 में देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्लासिफाई कैसी होगी, आपको बतानी है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग कौन सी है। बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, लोन है, डिपॉजिट है, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है, या फिर डिबेंचर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो अलग से आपको डिस्क्लोज करना है क्या है। लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा, उसके आगे नोट लिख दिया, फिर नोट में जाकर एक्सप्लेनेटरी नोट जो होंगे, ठीक है, उसमें बताया कि वो कौन कौन से, और फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कौन कौन से, और क्या उसकी नेचर ऑफ सिक्योरिटी है, ये पूरा बताना होगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर रखे हैं पैसे हमने। दूसरा आ गया इसमें डेफर टैक्स लायबिलिटी। ये डेफर टैक्स लायबिलिटी और एक नीचे आएगा असेट में आएगा डेफर टैक्स असेट, ऑब्वियसली एक ही आएगा, या तो कंपनी का डेफर टैक्स लायबिलिटी होगी या डेफर टैक्स असेट होगी। ये होता क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। देखिए हम अकाउंट्स में जो चीजें करते हैं वो जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कंपनीज एक्ट में जो दे रखा है उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन जब हम टैक्स कंप्यूट करते हैं तो आपको पता है एक अलग से टैक्स के लिए एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, तो वहां पर इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करना होगा, उसके रूल्स अलग होते हैं। वो कई एक्सपेंसेस को हो सकता है डिसअलाउ भी कर देता है कि अभी नहीं, जब आप एक्चुअल में पे करो। ऐसे कई सारे खर्चे हैं जिनको कहा जाता है कि जब आप एक्चुअल में पे करोगे तब आप उसको ठीक है, जब आप उसका वो ले सकते हो अलाउंस, अदरवाइज नहीं ले सकते। उसकी डिडक्शन कब लेंगे, जब हम एक्चुअल में पे करेंगे, और यहां पर तो हमने अक्रूवल बेसिस में कर दिया, कई खर्चों के लिए ऐसा बताया हुआ है। ऐसी डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां रेट अलग दे रखा है, तो उसके हिसाब से चलेगा। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में फर्क आ जाता है कई बार, ठीक है, और ये फर्क अगर टेम्पररी डिफरेंस की वजह से आ रहा है, दो फर्क होंगे, एक तो परमानेंट डिफरेंस कि इनकम टैक्स उसको अलाउ करेगा ही नहीं किसी चीज को,
तो अगर करेगा ही नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, खत्म हो गई वो बात। लेकिन अगर टेम्पररी डिफरेंस है, आज नहीं कल कर देगा अलाउ। ठीक है, जैसे अभी डेप्रिसिएशन हम ज्यादा लगा रहे हैं, इनकम टैक्स में एक्ट में कम रेट दे रखा है, तो कम रेट दे रखा है तो इसका मतलब आगे चल के तो मिलेगा ही उसका फायदा में, धीरे धीरे करके दे रहा है वो फायदा में। ऐसी कोई खर्चा है, हमने अक्रूवल बेसिस पे आज लिख दिया, लेकिन उसकी डिडक्शन वो अगले साल अलाउ करेगा जब आप एक्चुअल में पे करोगे। तो ये टेम्पररी डिफरेंस हुआ ना। तो टेम्पररी डिफरेंस की वजह से अगर हमारे को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ गया, ठीक है, टैक्सेबल प्रॉफिट क्योंकि ज्यादा निकल के आ गया, अगर तो ज्यादा पे करना पड़ गया, तो हमें पता है कि कोई बात नहीं, ज्यादा पे करा है आगे फायदा मिलेगा, तो वो बनता है डेफर्ड टैक्स असेट। क्या बनता है? डेफर्ड टैक्स असेट। इसके लिए पूरा एएस आएगा, एएस 22 तब पढ़ेंगे। और अगर आपने टैक्स कम पे करा है क्योंकि आपने टैक्सेबल प्रॉफिट कम आ रहा था, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा था, तो कम पे करा, तो आपको पता है कोई खुश होने की बात नहीं है, आगे चलकर नुकसान होना ही है इसका, तो वो क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आई बात समझ में? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बाकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी शेल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल क्या होते हैं? ये ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्रेडिटर्स तो करंट लाइबिलिटी होते हैं, तो इसका मतलब जो करंट की डेफिनेशन के ट्रेड पेबल नहीं थे वो ऊपर उठकर आ जाएंगे। किसमें? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं गए वो, क्योंकि वो क्रेडिटर से पैसे बोरो थोड़ी ना करते हम, ठीक है, उधार पर सामान खरीद रखा है ना, बट वो करंट की डेफिनेशन में नहीं आ पाया, तो वो कहां पहुंच गया? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। आ गई बात समझ में? ट्रेड पेबल्स एंड अदर्स, तो उसको क्लासिफाई करना, ट्रेड पेबल कौन से और बाकी जो बचे। अदर्स में भी, अदर के एग्जांपल क्या है? ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदी उधार पर, ये तो हो ही सकता है, नॉर्मल सी बात है, इतनी बड़ी अगर कोई प्लांट खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके पैसे आप धीरे धीरे करके पे कर रहे हो, तो वो क्या बन गया? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन गया। ठीक है, कोई बोरोइंग तो है नहीं वो, बोरोइंग अलग चीज हो गई, बोरो में तो आप पैसा बोरो करते हो, और लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या है कि आप पैसे नहीं बोरो कर रहे, आपने कुछ सामान खरीदा लेकिन उसकी पेमेंट आप बाद में कर रहे हो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए जो लॉन्ग पर्पस के लिए हमने प्रोविजंस बना रखे हैं। आइए इस पर चलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्लासिफाइड एज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अदर्स। तो एक आपको बनाना है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स का और एक अदर्स के लिए। देखिए एक एएस आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट का, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बनते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि लीव्स के लिए, जैसे कुछ लोगों को लीव्स दी जाती हैं कि आप इतनी छुट्टियां ले सकते हो, बट कई कंपनीज में ये रूल होता है कि अगर आपने छुट्टी नहीं ली तो इसके बदले में आपको कैश मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो जितना भी इकट्ठा आपका हो रहा है कई साल का, वो लास्ट में मिलेगा, या फिर वो ग्रेचुटी की पेमेंट होती है ना। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज को, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट में। तो उसके कुछ लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस बनते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बनते हैं। जो आप कंपनी को अगले साल ही पे करना है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ गया। जो कंपनी को बाद में कई बेनिफिट्स ऐसे होंगे जो रिटायरमेंट में देगी कंपनी, तो उसके लिए क्या बनेगा? ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनेंगे। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर्स में क्लासिफाई करना होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को। ठीक है, अदर्स कैन बी प्रोविजन फॉर वारंटीज एक्सेट्रा। कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स पर वारंटी देती है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कितना सामान आता है वारंटी के लिए, कितने में डिफेक्ट निकल आता है, जैसे 5% में, 10% में, तो उसके लिए कंपनी प्रोविजन बनाती है, प्रोविजन फॉर वारंटीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने डिस्कस करा करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज को, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये चार सब हेड होंगे नॉन करंट लाइबिलिटी के। आइए बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज की। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया हुआ है 1 करोड़ रुपए का, ध्यान से समझना आप, इसकी पेमेंट हम 5 बार करके करेंगे, 5 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी अगले साल, ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट कितनी, मतलब 20 लाख ईच हो गई इंस्टॉलमेंट। अब 20 लाख जो अगले साल जानी है वो तो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है आपको, तो 20 लाख तो क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा, करंट लाइबिलिटी। और जो 80 लाख रुपीज आप उससे अगले साल से शुरू करोगे देने, वो बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटी। समझ में आ रही है बात? पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हो गया कि ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसको नॉन करंट बना लिया,
अगर शॉर्ट टर्म वाला लोन है तो उसको करंट बना लिया। अब ऐसा नहीं करना, अब आपको ब्रेक करना है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है आपको, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, करंट। तो आपको उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। जो इंस्टॉलमेंट्स आपकी अगले साल ही जानी है वो सब करंट, जो उसके बाद जानी है वो सब नॉन करंट। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में वो भी आ जाएगा। एक बार शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देख लेते हैं नीचे। तो डिस्क्लोजर्स जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म बोरिंग, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में था ना, पहले क्लासिफाई करेंगे कौन कौन सा है वैसे, और फिर फर्दर क्लासिफाई करेंगे सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, और विद नेचर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, करंट मेच्योरिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग की वो भी इसमें दिखानी होगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स, नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड का मतलब हो गया जो बिजनेस से रिलेटेड पेबल्स हैं, मतलब जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे अगर हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पेबल्स होंगे, ठीक है, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको हम कहीं से खरीदेंगे भी रॉ मटेरियल को, या फिर अगर ट्रेडिंग में है तो खरीदेंगे और बेचेंगे, मैन्युफैक्चर तो करेंगे नहीं। तो जिससे हम खरीद रहे हैं उधार पर, ठीक है, जिस प्रोडक्ट लाइन में हम हैं उससे रिलेटेड पेबल्स जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, ट्रेड पेबल्स। आ गई बात समझ में? लेकिन तो फिर आपका होगा इसके अलावा और क्या पेबल्स हो सकते हैं ना, जैसे मशीन खरीदी, ठीक है, तो वो बिजनेस करने वो बेचने के लिए तो नहीं खरीदी मशीन, तो उससे रिलेटेड पेबल्स अदर पेबल्स में आएंगे। लेकिन ट्रेड पेबल का ये हेड है, ठीक है, जो प्रोडक्ट जिस लाइन में आप हो उससे रिलेटेड पेबल आ जाएंगे। ट्रेड पेबल्स में दो चीजें होती है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों मिला के क्या बनेगा, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल का पूरा एक शेड्यूल बनता है, एजिंग शेड्यूल, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का और ट्रेड पेबल के शेड्यूल में फर्क है। आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, आपको इसकी पूरी एजिंग शेड्यूल बनाना होगा। लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 साल, ठीक है, 2 से 3 साल का, और 3 से ज्यादा साल का। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग है हमारे क्रेडिटर्स, कितने पुराने चलते आ रहे हैं। ठीक है, अगर 1 साल पुराना है तो वो यहाँ आ जाएगा, 1 से 2 साल पुराना है, 2 से 3 साल पुराना है, या 3 से ज्यादा साल पुराना है, इतना पुराना क्रेडिटर आपने रख रखा है, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी। कब से? आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जब आपको पे करने थे उससे। लेकिन अगर कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं थी, आपने सीधा बस सामान खरीदा, उधार पे चल रहा है, उसने सामने वाले ने कहा ही नहीं था, उसमें कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं था कि कब पे करना है, तो फिर ड्यू डेट की जगह क्या आ जाएगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जब से आपने किए वहां से दिखा देंगे। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब ये दिखाने के लिए कि ये जो आपने अपनी बैलेंस शीट में इतना भारी भरकम क्रेडिटर्स रख रखे हैं, ये हैं कितने पुराने पुराने। ठीक है, कितना इतना बोझ है ना ये अपने सिर के ऊपर, तो ये कितना पुराना बोझ है ये दिखाने के लिए ये पूरा शेड्यूल बनाया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एमएसएमई की। ठीक है, एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था 2006 में, एक्ट बहुत पुराना है, लेकिन अभी इसकी इंपॉर्टेंस लास्ट के 4-5 साल में ज्यादा बढ़ी है, इसके बहुत सारे राइट्स गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। तो एमएसएमई में क्या होता है कि अगर आपने माइक्रो एंड स्मॉल, इसका टर्नओवर का और प्लांट एंड मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं कि कौन सा डेफिनेशन में, कि कौन सी माइक्रो कंपनीज कहलाएंगी, कौन सी स्मॉल कहलाएंगी, कौन सी मीडियम। तो वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं गवर्नमेंट से कि हाँ हम माइक्रो एंटरप्राइज है, या हम मीडियम है, या हम स्मॉल है। ठीक है, उसके बहुत सारे गवर्नमेंट, ठीक है, उनको फायदे मिलते हैं। अब एक फायदा तो क्या मिलता है कि जो भी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री से, जो भी माइक्रो एंड स्मॉल का सर्टिफिकेट है जिसके पास, उससे अगर कोई डीलिंग करता है तो उसको उसकी पेमेंट, जितना भी एग्रीमेंट हुआ है वो 45 दिन से ज्यादा का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप उसकी पेमेंट 1.5 महीने से ज्यादा नहीं फंसा सकते अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्री वाले से डील कर रहे हो। ठीक है, तो 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अगर आपने नहीं करी पेमेंट तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो आरबीआई बैंक रेट निकालता है उसके 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट, इतना इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है वो आपको बुक्स में रिकॉग्नाइज करना भी पड़ेगा। ठीक है, उस इंटरेस्ट को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बुक्स में कि हमारा इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो फॉर एमएसएमईज, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ड्यू टू डिले इन पेमेंट और नॉन पेमेंट शेल बी डिस्क्लोज। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को डिस्क्लोज करनी पड़ती है एमएसएमई से रिलेटेड। समझ में आई बात? बहुत डिटेल में नहीं जा रहे एमएसएमई के, लेकिन एमएसएमई को गवर्नमेंट ने बहुत सारी, ठीक है, प्रिविलेजेस दी हैं। एक प्रिविलेज ये मैंने आपको बता दी।
ठीक है, अब एमएसएमई, ठीक है, इसीलिए देखिए पहले मैं आपको ऊपर फेस पे दिखा दूं बैलेंस शीट के, तो आपको ट्रेड पेबल के दो पार्ट करने हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का पैसा आपने रोक रखा है वो आउटस्टैंडिंग आपको अलग दिखाना है, बाकियों का आपको अलग दिखाना है। समझ में आई बात? तो एकदम क्लियरली शो होगा बैलेंस शीट में कि आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वालों की इतनी पेमेंट नहीं करी, और फिर आपको इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ड्यू कर कर रखना होगा जो मैंने भी आपको बताया। टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल, और ये इसीलिए मैंने यहां पर ये दे रखा है एमएसएमईज के लिए प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू डिले, ये सारी चीजें डिस्क्लोज की जाती है एमएसएमई से रिलेटेड। ठीक है, आ गई बात आप लोगों को ये समझ में? नेक्स्ट हो गई अदर करंट लाइबिलिटीज। अब अदर करंट लाइबिलिटीज का क्या एग्जांपल हो सकता है? क्रेडिटर्स ऊपर हो गए, बोरोइंग्स ऊपर हो गई। अदर करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल हो सकता है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग कर रखी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिली हुई है हम लोगों को, वो सब क्या है? अदर करंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वही, एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट वाले प्रोविजंस अलग करके दिखाने होंगे, इसके अलावा कोई और प्रोविजन है तो वो अलग करके दिखाने होंगे। आई होप आप लोगों को लाइबिलिटी साइड क्लियर हुई होगी। मैंने आज आप लोगों को लाइबिलिटी साइड पूरी डिस्कस कर ली। एक बार रिकॉल करते हैं, चार मेन हेड्स होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड के तीन सब हेड हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर कैपिटल के सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना है, और पिछले 5 साल में अगर अदर देन कैश में शेयर्स इशू करें, बायबैक करा है या बोनस शेयर्स इशू करें, वो भी डिस्क्लोज करना है आपको। ठीक है, डिस्क्लोज करना है, इसमें तो क्या दिखाओगे आप बैलेंस शीट में, तो ना नीचे डिस्क्लोज करना है। रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस में ध्यान रखना है कि अगर डेफिसिट हुआ तो माइनस में दिखाना है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट था। नॉन करंट लाइबिलिटी के चार सब हेड थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में चार सब हेड थे। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, और लास्ट में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। असेट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।